नए गांव जुड़ रहे हैं वो हैं गौरैयाडीह, सराय रुस्तम, कमालपुर, धौरहरा, पकड़ी, सरोखनपुर, मुंगरडीह, गोविंदासपुर, बहोरिकपुर, भैरवपुर, अहमदपुर कैथोली और सुल्तानपुर। वर्तमान में इस नगर पंचायत की जो जनसंख्या थी वो 20,000 थी, जिसमें 11,780 जो नए सम्मिलित किए जा रहे हैं उन गांवों को मिला करके उसमें और ऐड हो जाएगा। इस प्रकार इसकी जनसंख्या हो जाएगी 31,784 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 801 हेक्टर 801। ये दो नगर विकास विभाग के प्रस्ताव थे जी। प्रतापगढ़ की मानधाता बाजार ये नगर पंचायत नई बन रही है और जौनपुर की है मुंगरा बादशाहपुर, जिसका विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार इनके साथ अब हमारे कुल नगर निकायों की जो संख्या थी वो 752 हो जाती है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 536 नगर पंचायत। सवाल बाद में एक बार ब्रीफिंग हो जाता है। यही रहेंगे। औद्योगिक विकास विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है, जिसमें डिफेंस और एरोनॉटिक्स पॉलिसी 2018 में जो कुछ व्यवस्थाएं थी उनको और लचीला और लिबरल बनाया गया है और आकर्षक बनाया गया है। अरविंद जी, अगर आप बीच में समझें तो आप कुछ बोलिएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बात कर देता हूँ। हमारी जो पॉलिसी थी वो बुंदेलखंड में विशेष रूप से 15% या ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ रुपए देने की हमारी नीति थी। नॉन बुंदेलखंड एरिया में 10% या अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपए देने की पॉलिसी थी और जो MSME सेक्टर के लिए थी वो नॉन बुंदेलखंड में 5% या मैक्सिमम 5 करोड़ और बुंदेलखंड एरिया में 7.5% या 7.5 करोड़। आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ या 5%, 10 करोड़ या 10% का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपया लगाता है तो उसको 10 करोड़ तो मिल गया, उसके ऊपर लगाने का उसको कोई आकर्षण नहीं रहता था। तो उस दृष्टि से और जब हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, नेम है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आवे राज्य में, उस दृष्टि से ये उचित पाया गया कि हम इस योजना को और भी आकर्षक बनावें और उस कड़ी में नॉन बुंदेलखंड एरिया में 7% या मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया, तो अगर कोई 1000 करोड़ भी लगाता है तो उसको भी आगे उसमें इंसेंटिव का कैपिटल सब्सिडी मिलने का गुंजाइश रहती है। बुंदेलखंड एरिया में उसको 7 की जगह नॉन बुंदेलखंड में 7% है, बुंदेलखंड एरिया में 10% उसको बढ़ा करके रखा गया है, जिससे बुंदेलखंड का विकास और भी गति से हो सके। और लेकिन जो मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो वहां भी 500 करोड़ ही रखी गई है। अरविंद जी, आप अगर इसमें चाहे तो इसमें आप नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। पहले इंसेंटिव कम था कैपिटल सब्सिडी का, अब उसको काफी बढ़ा दिया है सर। तो मैक्सिमम पहले 15 करोड़ था, वो बढ़ करके 500 करोड़ तक पहुंच गया है। सो दिस हैज बिकम ए वेरी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी नाउ। और अन्य प्रांतों के मुकाबले भी इसका कंपैरिजन करके ये सीमाएं ऐसी निर्धारित की गई हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश एक अच्छे गंतव्य के रूप में उभर करके सामने आए। माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, मैं केवल एरोस्पेस पॉलिसी में केवल एक पॉइंट बता दूं आपको। 2 और बिंदु हैं, वो सर बता रहे होंगे। जी सर, 2 और बिंदु थे सर। हाँ, 2 इसका जो समय काल रखा गया है उसमें मेगा और एंकर इंडस्ट्रीज के लिए जो 1000 के ऊपर है उनका 7 वर्ष रखा गया है। बाकी एंकर इंडस्ट्रीज के लिए 5 वर्ष रखा गया है। मतलब 1000 करोड़ के ऊपर अगर है तो 7 साल में वो निवेश कर सकते हैं। अगर 1000 के नीचे हैं लेकिन वो एंकर की परिभाषा में आते हैं तो उनके लिए 5 साल की समय मर्यादा रखी गई है और बाकी के लिए 4 साल की
मर्यादा रखी गई। पहले ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, तो बड़ा लूज था, लोग करते थे नहीं करते थे, चलता रहता था। ये उसी प्रकार जो इन्वेस्टमेंट का जो है वो भी हम फेजिंग उस समय पहले नहीं थी, पहले अब हम जो है उसको भी एक इनेबलर के रूप में हम लेकर के आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अन्य राज्यों की तुलना में भी एक बहुत ही अच्छी एक फ्यूचरिस्टिक ये पॉलिसी है, और पर्टिकुलरली बुंदेलखंड क्षेत्र में, और उसमें भी डिफेंस कॉरिडोर का उपयोग करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाने के लिए, जैसे प्रयाग से जोड़ने के लिए जो हमारा एक्सप्रेसवे बना है, उद्घाटन हुआ है अभी, उसको और भी कई तरफ से लिंक करने के लिए और भी बहुत सारे बड़े महत्वाकांक्षी निर्देश दिए हैं। मैं आशा रखता हूं कि इस निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, विशेष करके बुंदेलखंड क्षेत्र में। सर, इसमें केवल एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा सर, डिफेंस कॉरिडोर की ओर से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जनवरी में जो जीबीसी होने जा रही है 1 लाख करोड़ की, तो उसमें सभी पॉलिसीज 10 लाख करोड़ की, उसमें जो है उन्होंने सभी पॉलिसीज को मॉडिफाई 1 महीने में करने का निर्देश दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा पहली पॉलिसी ये है जो अब मॉडिफाई हो रही, जिससे कि 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को रीच किया जा सके। हमारे अपने डिफेंस सेक्टर में अभी लगभग 2800 से 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य था। तो निश्चय ही जो है इससे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को पूरा कर सकेंगे। और तीसरा, जो स्टेट की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य रखा है वो हम आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये भी दिया है कि जल्दी एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्णय ले लिया जाए, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए हमारे बजट में रखा गया है, जिससे एक्सप्रेसवेज के साथ साथ इंडस्ट्री भी एक ही साथ आ जाए, जिससे विकास पूरा एक साथ हो सके। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं की दृष्टि से इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से चिरप्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय ये कई विभागों को जोड़ के ये व्यवस्था होनी थी। काफी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पे माननीय मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जो प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है, जिसमें विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इससे घरेलू पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो आज द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त है, उसको और हम लोग बेहतरी के साथ इको टूरिज्म बोर्ड गठित होने के बाद हमें लगता है कि हम देश में प्रथम स्थान निश्चित रूप से पालेंगे और अपने गौरवमयी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों, समृद्ध प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो असीम संभावनाएं विद्यमान हैं, जिससे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किए जाने के लिए आवश्यकता भी है। और आज हम पर्यटन विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आयुष विभाग, ग्राम विकास विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खेल विभाग, परिवहन विभाग, कुल मिला के 10 विभागों को समन्वित रूप से सम्मिलित करते हुए इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करने का निर्णय माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिया गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 16,582 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। ऐसा वन क्षेत्र जिसमें अब सुंदर परिदृश्य हैं, वन विस्तार की संभावना है, बहती नदियां हैं, लोहावरे सुंदर झरने हैं, लुप्त प्राय पंछियों और जानवरों की उपलब्धता है जो लुप्त होते जा रहे हैं प्राय। यहाँ हमारे पास 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 12 पक्षी विहार हैं, 9 राज्य इको टूरिज्म सर्किट हैं। इस तरह की जो उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश के पास, उनका दोहन हम लोग कर पाएंगे और इसको पर्यटकों के लिए विकसित करके देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए
बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। हम लोग वेलनेस टूरिज्म भी देंगे, कि सीधी हमने आयुष को भी इसमें सम्मिलित किया है। अन्य राज्य जो पहले इस तरह के बोर्ड गठित किए हैं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, लेकिन उनकी अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के पास प्राकृतिक रूप से जो संसाधन, जो उपलब्धियां हैं, वो संभवतः अन्य राज्यों के पास नहीं है। इसका इस इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के मार्फत हम लोग सदुपयोग करते हुए भविष्य के टूरिज्म के लिए, भविष्य के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा हम लोग अचीवमेंट कर पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। इस इको टूरिज्म बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष होंगे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, और जो संबंधित विभाग हैं उन सबके माननीय मंत्री जी इसमें सदस्य होंगे। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उसके सदस्य सचिव होंगे, और अन्य IRTC के लोग, सशस्त्र सीमा बल के लोग, वर्ल्ड चाइल्ड फंड फॉर नेचर, भारत के प्रतिनिधि, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया के प्रतिनिधि, कछुआ कंजर्वेशन फंड के प्रतिनिधि, कतरिया घाट फाउंडेशन के प्रतिनिधि, और पर्यावरण के 5 विशेषज्ञ, पर्यटन क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित रहेंगे, जिनके महत्वपूर्ण सुझाव से हम लोग आगे बढ़ने में हमें काफी मदद मिलेगी। इस तरह का ये प्रयास मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के कल्चरल और टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और आने वाले भविष्य में जो हम लोगों की एक परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को हम देश के प्रथम पायदान पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मील का पत्थर साबित ये हमारा बोर्ड होगा निश्चित रूप से। दूसरा आज विषय था लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र, जिसे आप सब लोग वाकिफ होंगे। उस वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना का निर्णय आज लिया गया है। ये लगभग ये लखनऊ के वन क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक को मिलाकर 2027 के लगभग हेक्टर क्षेत्र में वन जंगल जो है उनको बिना डिस्टर्ब किए 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान और 350 एकड़ क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना का प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इसमें लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो लगभग 26 हेक्टर में है, उसको भी डिस्प्लेस करते हुए इस एक बड़े क्षेत्र प्रस्तावित नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाना भी इसी में सम्मिलित रहेगा। इसमें जो मौजूदा वनस्पति जीवों को यथासंभव प्रभावित नहीं करते हुए अधिक से अधिक खुले क्षेत्र में जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है उनका ही हम लोग प्रयोग करेंगे। यह पूरा वन क्षेत्र जहाँ जहाँ बाहरी क्षेत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है वहाँ 4 लेन के मार्गों का निर्माण करके कनेक्टिविटी देंगे, या आगंतुकों को आने जाने जो भी पर्यटक हों, यात्री हों, उनको कोई असुविधा न हो, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ प्राणी उद्यान और नाइट सफारी की स्थापना के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कराकर इसकी प्रक्रिया के निर्धारण के लिए हम लोग आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। जो कुकरेल नदी है उसको चैनलाइज करके यथासंभव आकर्षक रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करने का काम भी इन्हीं पर करा जाएगा। प्राणी उद्यान और कुकरेल नाइट सफारी में आगंतुकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं भी डेवलप करने का हम लोग काम करेंगे। परियोजना को मूल जमा पहनाने से पहले वहाँ कंसल्टेंट की हम एक नियुक्ति करेंगे, वो कंसल्टेंट की रिपोर्ट के आधार पर उसकी विस्तृत DPR भी बनेगी और उसका आकलन भी, जो भी आकलित राशि है उसका भी डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। नाइट सफारी प्राणी उद्यान की संभावित विंग तथा प्रशासन, पशु चिकित्सा इत्यादि के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उपनिदेशक स्तर के संवर्गीय 4 पदों और प्रशासनिक अधिकारी के 2 पदों का भी सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी एवं अपर मुख्य सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में एक कार्य संचालन समिति का भी गठन किया जाना प्रस्तावित रहेगा। तीसरा एक विषय जो माननीय मंत्रिपरिषद ने आज जिस पर निर्णय लिया है, जनपद अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो पहले से ही संचालित है हमारा, जिसमें अब तक हम लोग करीब 700 छात्र छात्राओं को होटल मैनेजमेंट की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, इसका अपग्रेडेशन करके
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में उच्चीकृत करने का आज माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें हम लोग 70 से अधिक बच्चों को पैरा स्नातक डिग्री, पैरा स्नातक डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के मिलाकर के कुल मिलाकर 17 कोर्सों के प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टूरिज्म और ट्रेवल्स में खास रूप से 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, क्रूज जहाज, रेलवे, मॉल्स आदि से जुड़े हुए अन्य सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में तमाम रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। और अब तक जो हमारे छात्र इंस्टीट्यूट से पिछले जो इंस्टीट्यूट चल रहा था उसमें भी जो पास आउट हुए हैं उसमें 9% खुशी की बात है 9% छात्र छात्राएं विदेशों में और खास रूप से यूरोपियन और अरब कंट्रीज में रोजगार पाके आप रोजी रोटी पाए हुए हैं, अच्छे जॉब पाए हुए हैं। और हमें भरोसा है कि ये उच्च जो डिग्रियां कोर्स हम शुरू करेंगे अपग्रेड करने के बाद उसमें 17 से ज्यादा जो बच्चे हमारे वहाँ से डिग्रियां लेकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के ट्रेंड होकर निकलेंगे, रोजी रोटी के साधन भी बढ़ेंगे। और खासकर जो परिकल्पना हम लोगों की है कि जिस प्रकार से हम लोग नोएडा में हमारा एक इंटरनेशनल हब बन रहा है, अन्य अन्य जगह पर 5 स्टार होटल, टूरिज्म डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसके लिए स्किल्ड बच्चे भी हमारे पास उपलब्ध होंगे। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके लिए हम लोग अपग्रेडेशन करके शुरू करने का माननीय मंत्रिपरिषद में निर्णय लिए। ये 3 विषय हमारे थे जो आपके सामने प्रस्तुत किया। धर्मवीर देख रहे हैं पूरा हो जाने। धर्मवीर सभी को नमस्कार। हमारे एक जेल विभाग का मैनुअल का विषय है और एक रामपुर में अग्निशमन केंद्र के लिए एक जगह का प्रस्ताव था, वो आज आया है कैबिनेट की बैठक में। मंत्रि परिषद ने जनपद रामपुर के अग्निशमन केंद्र रामपुर में आवासीय अनावासीय भवन निर्माण हेतु नगर पालिका रामपुर के अंतर्गत ग्राम हजरतपुर तहसील सदर में ये जमीन गाटा संख्या 395/1 रकबा 2.477 हेक्टेयर में से अग्निशमन केंद्र हेतु 7500 वर्ग मीटर भूमि नगर विकास से गृह विभाग को हस्तांतरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। रामपुर के अग्निशमन केंद्र रामपुर में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था CDNDS जल निगम को धनराशि 12,82,09,000 रुपए प्लस GST की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए व्यय हेतु धनराशि 5,12,82,000 रुपए अवमुक्त की गई, जिसमें से 2 माह के व्यय हेतु धनराशि 2,56,41,000 रुपए का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया था, परंतु भूमि उपलब्ध होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था। जिलाधिकारी रामपुर द्वारा नगर विकास को प्रेषित 19 मई 2022 के पत्र द्वारा ये भूमि नगर विकास से गृह विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है और ये प्रस्ताव हो गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है जेल मैनुअल, जो अंग्रेजों के समय का था, वो आज हमारे कैबिनेट में गया है। इसमें वर्तमान में विद्यमान जेल मैनुअल का संस्करण 1941 में प्रख्यापित हुआ था, जिसमें समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित एवं शुद्धिकरण किए गए। जेल मैनुअल के प्रस्तुतियों में आवश्यकतानुसार संशोधित भी हुए। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली द्वारा देश के सभी राज्यों के कारागारों में एक समान जेल मैनुअल लागू किए जाने हेतु मॉडल प्रिजन मैनुअल 2003 एवं 2016 की संरचना की गई थी। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस मॉडल प्रिजन मैनुअल को देश के सभी राज्यों में लागू करने की अपेक्षा की गई थी। तत्क्रम में विद्यमान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के कतिपय प्रासंगिक नियमों का निरसन, कतिपय नियमों में यथावश्यक संशोधन एवं कतिपय नवीन व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 को प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
बदलाव, हाँ वो बता रहे हैं आपको। बदलाव में हथियार में की अगर दृष्टि से देखें तो 303 राइफल के स्थान पर हम 9 mm पिस्टल, इंसास एवं कार्बाइन का समावेश हमने किया है। सुरक्षात्मक उपाय टेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, फाइबर ग्लास, हेलमेट, पॉलीकार्बोनेट शील्ड एवं पॉलीकार्बोनेट लाठी का समावेश, दंगा रोधी उपकरण, टीजर गन, आंसू गैस, वाटर कैनन, शोक बैटन, पेपर बॉल गन का समावेश। कुछ हमने इसमें से पिस्तर हटाए हैं। तो समाप्त किए गए हैं। लॉकअप जेल की व्यवस्था समाप्त की गई है। यूरोपीय बंदियों हेतु अलग जेल की व्यवस्था समाप्त की गई है। रजवाड़ों के समय की बंदी हेतु निर्धारित मुक्ति एवं स्थानांतरण की व्यवस्था भी हमने समाप्त की है, जो रजवाड़ों के समय के थे। नेपाल, भूटान, सिक्किम एवं कश्मीर के बंदियों की मुक्ति एवं स्थानांतरण की व्यवस्था भी समाप्त की गई है। जो टीबी से ग्रसित, क्षय रोग ग्रस्त बंदियों के हेतु जिला कारागार सुल्तानपुर के निर्धारण की व्यवस्था भी समाप्त की गई है। काला पानी की सजा हेतु स्थानांतरण की व्यवस्था भी समाप्त की गई है। कारागारों में शुष्क शौचालय की व्यवस्था समाप्त की गई है। प्रकाश इंसुलेटर की व्यवस्था भी समाप्त की गई है। इसमें हमने 4 श्रेणी में बैरकों को बांटा है। ए श्रेणी की कारागार 2000 से ऊपर की अधिक बंदी की जनसंख्या की होगी। पहले होती थी जिले के हिसाब से, छोटा जिला है बड़ा जिला है जिले के हिसाब से, लेकिन अब श्रेणी ए की कारागार 2000 से अधिक की बंदी की संख्या की होगी। श्रेणी बी की कारागार 15 से 1 से 2000 बंदी की संख्या की होगी। श्रेणी 3 सी 1000 से 1500 की संख्या की जनसंख्या की होगी। श्रेणी डी 1000 बंदी की जनसंख्या की होगी। ई प्रजनन प्रणाली के अंतर्गत बंदियों से संबंधित सभी सूचनाएं हमारे अब कंप्यूटराइज्ड रहेगी। बंदियों की रिहाई के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समस्त आदेश शीघ्र फास्टर सिस्टम के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज अति प्रमाणित किए गए समझे जाएंगे और उनका अनुपालन किया समझा जाएगा। ई प्रजनन प्रणाली के अंतर्गत बंदियों से संबंधित सभी सूचनाओं को अनिवार्य कंप्यूटर कर दिया गया है। इसी में संशोधन में उक्त के अतिरिक्त महिला बंदियों को मंगलसूत्र धारण करने तथा सलवार सूट पहनने की अनुमति की गई है। महिला बंदियों के नारियल तेल और शैम्पू का प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं एवं नर्सिंग माताओं के हेतु अतिरिक्त पौष्टिक आहार एवं चिकित्सीय सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। पहले जो व्यवस्था हमने अब की है, हलवा पूरी की व्यवस्था, रिफाइंड तेल एवं मुख्य पर्वों पर खीर एवं सेवई का प्रावधान भी किया गया है। व्रतों में अतिरिक्त आहार का प्रावधान भी है। कारागारों में निरत मुस्लिम बंदियों को व्रत के समय खजूर एवं हिंदू बंदियों के लिए गुड़ दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। बालों की मुड़ाई, कटाई और छटाई का प्रावधान भी इसमें हमने किया है। पहले बंदियों के स्वयं के खर्च पर दाढ़ी बनवाने हेतु बंदी कल्याणकारी कैंटीन से यूज एंड थ्रो रेजर का क्रय और प्रावधान भी रखा गया है। बंदी के नियमित रूप से अपने दांत मुंह साफ करने, नीम बबूल, दांतों में पिसा हुआ कोयला इसके हेतु दिया जाएगा। किसी बंदी को अपने व्यय पर ब्रश या दांत साफ करने का पाउडर खरीदने की अनुमति का प्रावधान भी दिया गया है। बंदियों के परिजनों से भेंट के लिए प्रार्थना पत्र याचिकाएं पिटीशन राइटर द्वारा लिखे जाने का प्रावधान किया गया है। कुख्यात बंदियों की निरुद्ध हेतु उच्च सुरक्षा कारावारों का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कुख्यात बंदियों की निरुद्ध हेतु उच्च सुरक्षा कारावार का प्रावधान निम्नवत किया गया है। जिला कारागार लखनऊ
जिला कारागार चित्रकूट, जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर, जिला कारागार आजमगढ़, जिला कारागार ललितपुर, जिला केंद्रीय कारागार बरेली 2। कारागार में जन्मे बच्चों का जन्म का पंजीकरण, टीकाकरण तथा नाम संस्कार का प्रावधान। ये अभी मैं अभी एक जेल में दौरे में गया था, वहां एक बच्चे का जन्म हुआ था, 6 दिन का बच्चा था, उसको वहीं उसी दिन नामकरण संस्कार भी हुआ है। वहां से हमारे जेल अधीक्षक ने पंडित जी को बुलाया, उसका नाम संस्कार भी वहीं किया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, हर जेल में टीचर की व्यवस्था। बच्चों के माओ के साथ जो बच्चे रहते हैं बैरकों में, तो ये मन में था कि महिलाओं की जो चर्चा होती होगी आपस की, वो तुम इस केस में, हम इस केस में, इससे बचाने के लिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी हम जेलों में कर रहे हैं। कई जेलों में हमारे शुरू हो चुके हैं। माताओं के साथ रहे बच्चों के मनोरंजन के खेल कूद हमने बताया कि आपको बंदियों के हित साइकिल, चाय, एक बिस्कुट का प्रावधान भी हमने किया है। कारागार में स्वावलंबी बेकरी का प्रावधान भी हम लोगों ने किया है। रेस्टोरेंट आ जाएगा, हम रेस्टोरेंट भी डिटेल भेज देंगे। हाँ, और कोई क्या पूछ रहे हैं? एक सवाल 6 साल के बाद प्रावधान है, परिजन ले जाते हैं, परिजनों को सौंप दिया जाता है। अगर परिजन नहीं ले जाते तो फिर और वैकल्पिक व्यवस्था उनकी देखी जाती है। चलो आप ये तो अच्छा सवाल है। कुल मिलाकर के प्रशासनिक क्षमता और सक्षमता को बढ़ाने के लिए, खर्च कम करने के लिए, जैसा मैंने बताया, तीन कॉर्पोरेशन या 3 कंपनियां हैं, उनके 3 डायरेक्टर, अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग भवन, अलग अलग भाड़े उनके लगते हैं। और वो अल्टीमेटली वो खर्च किसको देना होता है? उपभोक्ता को देना होता है। तो जब भी हम खर्च की कमी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उपभोक्ता को उसका लाभ मिलता है। पिछले दिनों आपने देखा ही कि ऐसे ही कुछ प्रयासों के फलस्वरूप पहले जो बिजली की दरें थी उनमें भी घटोतरी हुई है। तो ऐसे किसी भी प्रशासनिक जो सुधार के या स्मार्ट गवर्नेंस के जो स्टेप्स होते हैं उनका लाभ उपभोक्ता को मिलता है। नहीं, डिटेलिंग तो अब होती है, होगी, डिटेलिंग होगी। तो मुद्दा सिर्फ कुकरेल फॉरेस्ट में नाइट सफारी बनाने का हाँ, अभी उतना ही है। जैसे कुछ होगा तो बताएंगे। देते हैं हम आपको। रक्षाबंधन वाले दिन जेलों में एक ऐतिहासिक काम हुआ है।